हेलो गाइस, What is up? मेरा नाम है रोहित और मैं हूं आयुष। WWE हो या फिर ऑल एलीट रेसलिंग, ब्रेकिंग न्यूज, ऑनेस्ट ओपिनियंस या हो कोई बैकस्टेज सीक्रेट, रेसलिंग से जुड़ा सभी मसाला। क्योंकि आप सुन रहे हैं असली अखाड़ा। तो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से असली अखाड़ा के नए एपिसोड में पॉडकास्ट। जी हाँ, हम आज लेके आ गए एक बार फिर से आप लोगों के लिए, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि समर स्लैम पेपर व्यू के बारे में बात करने वाले हैं। पूरी डिटेल के अंदर जाएंगे, हर एक मैच को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे टॉकिंग पॉइंट्स हैं इस शो के बाहर निकल कर आ रहे हैं, और ये पहली बार हम नहीं कर रहे हैं। आगे भी जो शोज आएंगे पेपर व्यूज वो हम डिस्कस करेंगे, और सबसे बढ़िया बात यह है कि हम मैचेस को रेट भी करेंगे। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें रहने वाली हैं। ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना, रोमन रेंस, एज, सेथ रॉलिंस, और मेरे साथ ऑब्वियसली रोहित हैं। और रोहित, सबसे पहले ये बताना पड़ेगा भाई कि आखिर रेटिंग वाला सीन क्या है और किस तरीके से इस टाइप का जो पॉडकास्ट है वो काम करेगा। तो भाई थोड़ा टाइम लग गया इस वाले पॉडकास्ट के एपिसोड को आने के लिए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और देखो क्या होता है ना कि जब हम समर स्लैम के लिए आयुष भी चैनल पर वीडियो बनाता है रेसल इंडिया पर, मैं भी रेसल चैटर पर वीडियो बनाता हूँ, तो होता क्या है ना कि हमको थोड़ा सा लिमिटेड टाइम के अंदर, क्योंकि यूट्यूब वीडियो है भाई, हमको थोड़ा सा एक टाइम लिमिट के अंदर वीडियो बनानी होती है। लेकिन ये पॉडकास्ट है, खुलकर बात कर सकते हैं, डिटेल में जा सकते हैं। आप लोग हार्डकोर रेसलिंग फैंस हमको सुन रहे हैं तो हमको पता है भाई आप डिटेल में हमको बातें सुनने के लिए आओगे, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास कोई टाइम लिमिट नहीं है, हम अच्छे से आपके साथ डिटेल में बात कर सकते हैं। और जहां तक बात रही मैच को रेट करने की, तो आप लोग मेरे से बहुत पूछते हो भाई कमेंट के अंदर कि यार आप तो मैच को रेट ही नहीं करते, आप बात ही नहीं करते कि इस मैच को मैं कितनी रेटिंग दूंगा। तो भाई आपको अब पॉडकास्ट के अंदर जो पेपर व्यूज के अंदर मैचेस होंगे, आपको हमेशा रेटिंग सुनने को मिलेगी हमारी तरफ से। आयुष की तरफ से अलग रेटिंग होगी, मेरी अलग रेटिंग होगी। ऐसा नहीं होगा कि हम दोनों की सेम रेटिंग है, और रेटिंग का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग होगा। आयुष यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि हम रेसलिंग के बेस पर जो है रेट कर रहे हैं, हम रेट करेंगे कि हमको एक्चुअल में मैच को देखने में कितना मजा आया, उसमें जो WWE का डिसीजन मेकिंग था वो कितना अच्छा था। सारे हम फैक्टर्स को यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, और इस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि हाँ भैया कैसा सारा सीन था, और उस हिसाब से आज जो समर स्लैम के अंदर हमको मैचेस देखने को मिले उसके अंदर भी हम कहानी को देखेंगे। तो आयुष देर नहीं करते, बात करते हैं सबसे पहले मेन शो के अंदर पहले मैच की, RK Bro वर्सेस AJ Styles एंड ऑमस। क्या कहेगा आयुष इसके बारे में? भाई देखो, सबसे बढ़िया बात है जो रोहित ने बोली कि रेटिंग्स, मतलब हम बायस होंगे या नहीं वो भी पता लग जाएगा आप लोगों को कि क्या हमारे थॉट्स हैं। लेकिन इस मैच की मैं बात करूं तो आई थिंक रोहित, सबसे पहली बात तो एक्सपेक्टेड था मुझे कि एक टाइटल चेंज होने वाला है, वही प्रिडिक्शन भी थी मेरी। लेकिन ओवरऑल एक ओपनिंग मैच के हिसाब से मेरे हिसाब से एक काफ़ी बढ़िया मैच था ओवरऑल। आई थिंक एक चीज़ मैंने ये बात मेंशन भी करी थी कि AJ स्टाइल्स कहीं ना कहीं मुझे ना ऐसा लगा कि बहुत समय बाद शाइन कर रहे हैं, और ये बात भी मैंने बोली थी एक पॉइंट पे कि ओमॉस के साथ जब से AJ स्टाइल्स आए हैं तो कहीं ना कहीं उनका स्टॉक थोड़ा गिर गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि AJ स्टाइल्स शायद उतना बढ़िया नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कल के मैच में आई थिंक कि AJ स्टाइल्स की परफॉर्मेंस बढ़िया थी और टाइटल चेंज एक्सपेक्टेड था। तो मैं ये बोलूँगा कि एक बहुत बढ़िया मैच था। तेरा क्या कहना है? अच्छा, ये बात तो है कि चलो RK Bro यहाँ पर जीत गई, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा तुझे आयुष की एक जायंट के तौर पर ऑमस के पास से चैंपियनशिप चली गई है, तो अब ऑलमोस्ट एक जायंट के तौर पर ऑमस एक फेलियर ही हो गया, बिल्कुल खत्म मामला, टाटा गुड बाय, बस हो गया काम तमाम। हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ से WWE चाहे कि AJ स्टाइल्स को अब हम फिर से सिंगल सुपरस्टार बनाना चाहते हैं और टैग टीम का पार्ट नहीं रखना चाहते, तो फिर ओमॉस के लिए आगे पॉसिबिलिटीज़ कुछ खास नहीं है। क्योंकि ये बात तो हम जानते हैं कि भाई एक जायंट रेसलर की हमेशा लिमिटेशंस रहती हैं, ज़्यादा रेसलिंग में ऐसा नहीं है कि वो बहुत क्लासिक मैचेस दे पाए। तो किस तरीके से वो यूज़ करेंगे ओमॉस को, देखना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कुछ ज़्यादा प्रोमो एबिलिटी हमें ओमॉस की तरफ से देखने को नहीं मिली। क्या रोहित, लगता है ऐसा कि वो सिंगल सुपरस्टार में भी शाइन करने का मौका है ओमॉस के लिए? देखो, मुझे तो मुश्किल लगता है, और क्योंकि अब इनके पास चैंपियनशिप भी नहीं रही है, तो मुझे तो ये भी डाउट है कि क्या ये अब दोनों साथ में भी रहेंगे, क्योंकि अब तो ऑमस को शायद हो सकता है अलग भी जाना पड़ जाए, क्योंकि WWE ये भी कंसिडर करेगी ना कि AJ स्टाइल्स एज सिंगल सुपरस्टार अच्छा काम करेंगे ना, क्योंकि ऑमस के साथ तो उनको ज़बरदस्ती का रखा था, वो इनके बॉडीगार्ड के तौर पर थे, वो तो उन्होंने चैंपियनशिप जीत ली थी, इसलिए वो टैग टीम के अंदर आ गए थे। लेकिन हाँ आयुष, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि RK Bro के लिए चैलेंजर्स कौन होंगे, क्योंकि चैलेंजर्स उनके लिए ढूंढना भी तो एक बड़ी बात है ना कि उनको हराएगा कौन अब, क्योंकि टैग टीम डिवीजन की हालत क्या है भाई आयुष, वो तो तुझे पता ही है ना अच्छे तरीके से।
बस एक टीम जो मैं नहीं चाहूंगा कि रॉ पे आके इनको चैलेंज करे वो है टी बार और मेस, क्योंकि फिर सारा कुछ कचरा हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि रैंडी ऑर्टन और रिडल बहुत समय से मंडे नाइट रॉ पे सबसे एंटरटेनिंग चीज़ है। तो आई डोंट थिंक कि WWE उनकी बुकिंग एकदम से बेकार कर देगी। अब टैग टीम डिवीजन में होने की वजह से वो हो सकता है क्योंकि टैग टीम्स की कमी है, लेकिन देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। वाइकिंग रेडर्स आई थिंक एक अच्छा चॉइस बन सकते हैं। तो रोहित, ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मौका WWE के पास अब है कि चैंपियंस फाइनली इंटरेस्टिंग हैं थोड़े, तो चैलेंजर्स में जो भी टैग टीम आएगी उनको भी पुश करने का मौका मिलेगा? डेफिनेटली ये एक बहुत बढ़िया चांस है WWE के पास टैग टीम डिवीजन को बढ़िया करने का। अगर चल रेटिंग्स के ऊपर ही आ जाए तो तेरे हिसाब से 5 में से कितने स्टार्स इस वाले मैच को? मेरे को अगर देना हो तो मैं 3.5 आउट ऑफ 5 दूंगा, क्योंकि आई थिंक कुछ ज़्यादा कमी नहीं थी मैच में। लेकिन ऑब्वियसली मैं रखता हूँ 4 और 5 जब कुछ बहुत ही एक्सेलेंट हो। देख, अगर मैं अपनी रेटिंग की बात करूं तो मैं तेरे से थोड़ा सा यहाँ पर आगे आऊँगा। मैं 5 में से इसको 4 स्टार्स दूंगा, इसलिए क्योंकि मेरे को WWE की डिसीजन मेकिंग इसमें अच्छी लगी। और यार देख, थोड़ा रैंडी ऑर्टन मेरे दिल के करीब है, तो उनको चैंपियनशिप जीतते हुए देखना मुझे थोड़ा सा बढ़िया लगा, तो मैं यहाँ पर 4 स्टार दूंगा। खैर, जल्दी से बढ़ते हम लोग अगले मैच की तरफ। एलेक्सा ब्लिस वर्सेस ईवा मरी, उनके साथ डूड्रॉप। भाई मेरा सर दर्द हो जाएगा इस मैच के बारे में ज़्यादा बात करके। मैं ज़्यादा बात करना भी नहीं चाहूँगा इस मैच के बारे में। लिली भी यहाँ पर थी। जल्दी से इसके बारे में कुछ तेरे को बोलना है तो भाई जल्दी मैं ये बोलूँगा कि रैंडी ऑर्टन जैसे रोहित के दिल के करीब है, ये मैच मेरे दिल के दूर दूर तक भी कहीं पे नहीं था। तो आई डोंट थिंक कि इसमें किसी का भी कोई इंटरेस्ट था। और बाथरूम ब्रेक की मैं बहुत समय से बात कर रहा था, तो वही मैंने करा इस मैच के टाइम। आराम से बाथरूम गया, मैं वापस आया तो अलेक्सा ब्लिस जीत चुकी थी, जो कि एक्सपेक्टेड था। लिली भाई, मैं क्या ही बोलूँ यार, मैं तो डॉल से खेलता नहीं, तो मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है। ईवा मरी मुझे वैसे ही पसंद नहीं, और मैं सीधा ही रेटिंग बता देता हूँ रोहित। मतलब क्या 0.5? अच्छा, तेरे हिसाब से 0, और अगर मेरे हिसाब से 0 से नीचे कुछ होता है तो डेफिनेटली मैं उसी की तरफ जाना चाहूँगा। लेकिन लिटरली मेरा इसमें 0 इंटरेस्ट था, 0 इंटरेस्ट। और मेरे ख्याल से आयुष, तू भी यही कहना चाहेगा इसके बारे में? मतलब मुझे एक चीज़ पसंद आई, अगर मुझे 0.5 देना हो, कि डूड्रॉप ने जो थोड़ी सी बेइज्जती करी। हाँ, वो अच्छा लगा सुनते हुए उनका कहना कि द लूजर ऑफ दिस मैच इज ईवा मरी। बस वो थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा था। और मुझे लगता है कि डूड्रॉप थोड़ा सा ना एंटरटेनिंग है, कुछ ऐड करती हैं जब वो ईवा मरी के अगेंस्ट जाती है। बाकी यहाँ पर कुछ भी अच्छी चीज़ है नहीं। हाँ बिल्कुल। अब अगला मैच रोहित, ये एक काफ़ी मुझे बहुत पसंद आया है मैच, सच बताऊं। और ओवरऑल फ्यूड भी बढ़िया लगी। यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच था। शेमस चैंपियन है, डेमियन प्रीस्ट एक नया सुपरस्टार। मतलब क्या थॉट्स थे इस मैच के ऊपर? यार देख, वो वाला स्पॉट मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा। मैच तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग था। शेमस, यार मुझे ना सच में डेमियन प्रीस्ट जीते इस बात की खुशी है, लेकिन इस बात का गम भी था कि शेमस ने कुछ भी गलत नहीं किया। वैसे कोई बंदा बहुत टाइम तक अगर चैंपियनशिप होल्ड करता है ना तो वो बोरिंग लगने लग जाता है, लेकिन शेमस ने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया था। उनके हाथ से चैंपियनशिप गई, मुझे बुरा ज़रूर लगा। लेकिन डेमियन प्रीस्ट का जीतना, एक तो वो NXT से आए हैं, हमने यूजुअली NXT सुपरस्टार को जब वो मेन रोस्टर पर आते हैं तो उनका पोपट होते हुए देखा है। तो डेमियन प्रीस्ट चैंपियन बने, इस बात की मुझे खुशी है। जिस तरीके से उन्होंने उनका मास्क खींचा, उसके बाद अपना फिनिशर रेकनिंग लगाकर वो जीते, वो देखकर अच्छा लगा। हार्ड हिटिंग मैच था। तो यार मैं इस मैच से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था। और पूरे समर स्लैम के अंदर RK ब्रो वाला जो मैच स्टार्टिंग था, उसके बाद ये जो धक्का लगा ना एलेक्सा ब्लिस और ईवा मरी का मैच देख के, उसके बाद ये जो मैच आया, इसने सच में दिल को ठंडक दी। मेरे ख्याल से तेरा भी इसके ऊपर कुछ ऐसी ओपिनियन होगा। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से डेमियन प्रीस्ट को यहाँ पे टाइटल दिया है ना समर स्लैम पे, एक बड़े स्टेज पे, वो काफ़ी हेल्प करने वाला है उनके करियर को। क्योंकि यहाँ पे शेमस ने, जैसा कि हमको पता है, कोई गलती नहीं करी रेसलमेनिया से। मतलब चैंपियनशिप को बिल्कुल कमाल तरीके से हैंडल करा है, ओपन चैलेंज करा है। और ये शायद उतना लाइमलाइट में नहीं आता कि शेमस कितना कमाल के तरीके से कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन ही इज़ वेरी गुड। और दूसरी तरफ डेमियन प्रीस्ट ने जो मैच दिया शेमस के साथ, आई थिंक दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी बढ़िया बनी रिंग के अंदर। और वो मास्क वाली चीज़ डेफिनेटली एक बढ़िया मोमेंट थी, क्योंकि इतने समय से शेमस मास्क के अंदर आ रहे थे, और अब अचानक से उनका मास्क भी हट गया और डेमियन प्रीस्ट मैच को जीत भी गए। और एक ही शो पे फॉर्मर 2 NXT के सुपरस्टार्स रिडल और प्रीस्ट टाइटल जीत गए। भाई कुछ ना कुछ पक रहा है, लग रहा है कुछ तो हो रहा है, लेकिन सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो रेटिंग की जहाँ तक बात है, इस मैच को मैं दूंगा भाई 4 आउट ऑफ 5, क्योंकि आई थिंक ये इसका परफेक्ट डिसीजन था, परफेक्ट टाइमिंग है टाइटल चेंज की। और रेसलिंग वाइज तो बिल्कुल भी इसने मुझे डिसअपॉइंट नहीं करा।
तेरा क्या कहना है? आयुष, मैं भी यहाँ पर आपकी बात से एग्री करूंगा। मैं भी यहाँ पर सेम 4 ही दूंगा इसको रेटिंग 5 में से, क्योंकि इसमें मुझे जो अग्रेशन दिखा शेमस का भी, डेमन प्रीस्ट का भी, जो इंटेंसिटी थी, जो यहाँ पर टाइटल चेंज था, जो डिसीजन था WWE का इस मैच को करने का, मतलब जो बुक करने का, वो सब सही था यहाँ पे। तो इस हिसाब से मुझे लगता है शेमस और डेमन प्रीस्ट ने काफ़ी सही काम किया है। और मैं ये देखने के लिए भी इंटरेस्टेड रहूँगा आगे कि डेमन प्रीस्ट के लिए चैलेंजर कौन होता है, क्या शेमस होते हैं या फिर WWE आगे जाकर उनके लिए कोई नया कोई अपोनेंट ढूंढती है। नेक्स्ट मैच की तरफ हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पर आता है स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच, जहां पर चैंपियंस थे हमारे पास दी ऊसोस और वो चैंपियनशिप डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट दी मिस्टीरियोस। मेरे ख्याल से मैच पहले से ही काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल था। दी ऊसोस यहाँ पर इस मैच को जीत गए। मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ WWE को नया करने की जरूरत है, क्योंकि ये चीज अब ऐसा लग रहा है कि घुमा फिरा के वही चल रही है। और जब सारी चीजें प्रेडिक्टेबल थी तो यार मैं सच में इस मैच में पहले से ही बिल्कुल भी इन्वेस्टेड नहीं था और मुझे मैच बोरिंग लगा। इसमें रेसलिंग में मतलब कुछ सीक्वेंसेस काफी इंटरेस्टिंग थे, लेकिन क्योंकि मुझे लग रहा था ये मैच पहले से काफी प्रेडिक्टेबल है, तो यार मेरे को सच बताऊं तो इस मैच को देखने में यार उतना मजा नहीं आया यार आयुष। मतलब चीज़ें क्योंकि रिपीटेड हो गई हैं, इतने टाइम से लड़े जा रहे हैं। स्मैकडाउन पे भी पहले भी इनका टाइटल मैच हुआ। ये बात मैंने भी बोली थी कि अब इनकी फ्यूड ना इस पॉइंट पे आके ख़त्म हो जानी चाहिए। अब इसको आगे और नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ बचा नहीं है दोनों टीम्स के बीच में अब करने के लिए। अगर मिस्टीरियोस को फिर से टाइटल देना होता तो आज वो हो जाता, वो भी नहीं हुआ। तो उनको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आई थिंक रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो के आपस में फ्यूड करने का अब एक मौका है WWE के पास डाउन द लाइन। लेकिन मैच की जहाँ तक बात है, कुछ गलत नहीं था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमें पता है हाँ भाई ये टीम अच्छा मैच देंगी हमको। लेकिन इस बात से मैं रोहित एग्री करूंगा कि क्योंकि पहली बार वो चीज़ हो गई थी इतनी बार, तो रिपीट लग रहा था मतलब काफ़ी चीज़ें। तो रेटिंग में इसको 3 आउट ऑफ 5 दूंगा उसकी वजह से, क्योंकि रेसलिंग में उतना जबकि कुछ बुरा नहीं था, इंटरेस्ट उतना हाई लेवल का नहीं था मेरा। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है आयुष कि तू पहले से ही मेरे दिमाग की बातें पढ़ रहा है, क्योंकि अगर मैं अपनी मैच रेटिंग की बात करूँ तो मैं भी इसको यहाँ पर 3 रेटिंग दूंगा 5 में से, क्योंकि सिर्फ रेसलिंग अच्छी होने की वजह से मैं यहाँ पर इसको 3 स्टार दे रहा हूँ। क्योंकि अगर इसके अंदर रेसलिंग भी नहीं होती तो मैं इसकी हालत भी 1 या फिर 2 स्टार के आसपास करता, क्योंकि यहाँ पर जो एथलेटिक आपको पता है मूव्स होते हैं, एक तो आपको पता है रे मिस्टीरियो कमाल के मूव्स करते हैं, जिमी एंड जे उसो की रेसलिंग हमेशा अच्छी रहती है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर इसको इतने 3 स्टार दे रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ आप कुछ यहाँ पर नई चीज़ WWE हमको ला कर दे। ये रे मिस्टीरियो, डोमिनिक और ऊसोस वाली यार कहानी बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है। अब WWE को यहाँ पर कुछ नया करने की ज़रूरत है, और जब कुछ नया करने की बात आ रही है तो भाई कुछ इतना नया WWE ने कर दिया। जिस नेक्स्ट मैच की मैं बात कर रहा हूं, स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच एडवर्टाइज था साशा बैंक्स वर्सेस बियांका ब्लेयर, लेकिन मैच हुआ बेकी लिंच वर्सेस बियांका ब्लेयर और चैंपियन बन गई बेकी लिंच 26 या 27 सेकंड के अंदर मैन हैंडल स्लैम लगा के। क्या कर दिया भाई आयुष WWE ने ये। अब ना तो मैंने कार्मेला को प्रिडिक्ट करा था, ना मैंने बेकी को प्रिडिक्ट करा था, तो ये जो हुआ है मतलब आज भाई सर के ऊपर से गई है पूरी चीज़। और रोहित देखो सच बताऊं तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई बकवास था या फिर ये क्या घटिया कर दिया, मतलब बिल्कुल रैंट करने वाली बात नहीं है यहाँ पे मेरे लिए। आई डोंट थिंक मैं उतना ऑफेंड हुआ हूँ इस चीज़ से, क्योंकि नहीं, मुझे पता है कि बेकी लिंच, यहाँ पे मैं तेरी बात से पूरा अगेंस्ट हूँ, यहाँ पर मैं बिल्कुल ऑफेंड हूँ। बेकी लिंच को लाना, बियांका ब्लेयर इतने टाइम से भाई तुमने उसको चैंपियन बना के रखा है, तुमने उसको स्ट्रॉन्ग दिखाया। बेकी लिंच बड़ी स्टार है, लेकिन ऐसी भी भाई कौन सी वो बड़ी हो गई कि उसने आते इतने टाइम से ये बिल्कुल पता है क्या है, ये ब्रॉक लेस्टर का कोफी किंगस्टन को हराने का फीमेल वर्जन है। मैं तो इसको ऐसे या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि ये ऑरेंज बालों वाली शार्लेट है। हाँ बस ये तुम्हें, अरे भाई तुमको अगर बेइज्जत किसी को करना था तो शार्लेट को कर देते ना, शार्लेट से ऐसे चैंपियनशिप ले लेते तुम भले यहाँ पर ऐसे कह लो कि मतलब मैंने अपना वो पॉइंट इसलिए बोला क्योंकि आई थिंक कि बेकी लिंच हम जानते हैं कि बहुत बढ़िया चैंपियन बन सकती है, लेकिन उस तरीके से चैंपियन बनाना बेकी को कोई लॉजिक नहीं था। मतलब इससे बेटर तो ये होता कि भाई पहले से ही बेकी को किसी तरीके से मैच में डाल देते या एक मिस्ट्री अपोनेंट कर देते, फिर बेकी आती और 26 सेकंड मतलब अरे चैंपियन वही तो बात है। अगर तुमको चैंपियन बनाना था तो एक पूरा फुल फ्लैश्ड मैच देते, होता 15 मिनट का मैच, तब जाके अगर वो बियांका ब्लेयर को हराती तब तो चलता भी। अरे ऐसी कौन सी जादुई पावर आ गई बेकी लिंच के पास में कि उन्होंने बियांका ब्लेयर जो इतने टाइम से चैंपियन है उनको एक झटके में हरा दिया। अब किस मुंह से बियांका आके कह सकती है स्मैकडाउन पे कि मुझे भी एक रिवैच चाहिए भाई, कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी। और मैंने ये भी कमेंट्स पढ़े, कहीं ना कहीं ट्वीट्स पढ़े, लोग कह रहे हैं कि यार ये तो स्टोरी लाइन का पार्ट है क्योंकि बियांका रेडी नहीं थी चैलेंज के लिए। लेकिन आई थिंक कि साफ साफ सबने देखा कि बियांका ने ही चैलेंज एक्सेप्ट करा था बेकी का, तो अगर वो रेडी नहीं थी तो एक्सेप्ट क्यों करा, तो आई डोंट थिंक इस चीज़ में कोई सेंस है। लेकिन साशा का क्या कहना है भाई, उसके बारे में क्या बोले हम? साशा बैंक्स, अब एग्जैक्टली उसके पीछे रीजन भी सामने नहीं आ रहा कि वो
वो किस वजह से गायब हैं, पहले कार्मेला को बुलाया। अगर आपको ऐसा लग रहा है सुनने वालों को कि मैं बेकी लिंच के अगेंस्ट हूँ, मुझे बेकी लिंच पसंद नहीं है, तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई जिस तरीके से स्टोरी लाइन दिखा रही है उसकी बात कर रहा हूँ। सेम टाइम पर उन्होंने बियांका ब्लेयर का भी खेल खत्म करवा दिया ऐसी बुकिंग करके, और सेम टाइम पर बेकी लिंच जो कि इतनी ज्यादा ओवर थी उनका भी उन्होंने खेल खत्म करवा दिया ऐसी बुकिंग करके। भले ही वो चैंपियन बन गई हैं, लेकिन ये तरीका यार मुझे तो सही नहीं लगा यार। आयुष अब पता नहीं तेरा इसके ऊपर इतना डिफरेंट ओपिनियन मेरे से कैसे है, लेकिन भाई यही बात है, मेरे को ये चीज़ पता नहीं कैसे सही नहीं लग रही है। मुझे तो ये बात भी क्लियर नहीं है कि बेकी हील है क्या फेस हैं। और रेटिंग की जहाँ तक बात है रोहित, इस मैच को कितना रेटिंग देंगे भाई? यार ये इसको मैं शॉकिंग एलिमेंट के हिसाब से 1 स्टार दे सकता हूँ। बाकी इसमें और बाकी ज़्यादा बात करने के लिए मेरे हिसाब से कुछ होगा नहीं। और बढ़ा चढ़ा के क्योंकि बोलने के लिए कुछ है नहीं, तो मुझे सेम देना पड़ेगा, क्योंकि आई डोंट थिंक कि 1 या 0.5 1 से ऊपर तो कुछ भी मतलब लॉजिक बनता नहीं है। तो इस चीज़ से मैं एग्री करूँगा। लेकिन एक अगला मैच भी मतलब मुझे ना रोहित मैच को देख के ऐसा लगा कि भाई 6 घंटे तक बंदा कुछ बना रहा है किचन के अंदर, पूरी डिश उसने बना ली, और जब वो डिश बन के तैयार हो गई तो उसको टेस्ट कर रहा है, ना उसमें नमक है, ना मिर्च, ना कोई मसाला, और ऊपर से जली हुई, मतलब और ऊपर से डिश जली हुई निकली, जल भी गई। तो मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इतने हफ्ते लगाए ड्रू मैकिंटायर और जिंदर महल की फ्यूड को बिल्ड करा। हर रॉ में मैं अपने रिव्यू में बात बोल रहा था कि भाई जिंदर को भी क्या कोई स्ट्रांग दिखाएगा कभी, और मुझे फिर सिर्फ इस एक वजह से मैंने ये प्रिडिक्शन करी कि हाँ भाई जिंदर इस मैच को जीतने वाला समरस्लैम में। आई डोंट नो मैंने क्यों ऐसा सोचा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। शायद कोई सस्ते नशे किए होंगे, इस वजह से तूने जिंदर महल पिक कर लिया। लेकिन भाई जिंदर महल और ड्रू मैकिंटायर का मैच पेपर व्यू, भाई ऐसा कोई कह ही नहीं सकता इस मैच को देख के कि ये मैच पेपर व्यू के अंदर हुआ है। जितनी घटिया इनकी बिल्ड थी इस पेपर व्यू तक, उतना ही घटिया ये मैच था। किसी भी तरीके से जिंदर महल को देखकर लगा ही नहीं पेपर व्यू के अंदर कि वो फाइट कर रहे हैं जीतने के लिए। उनका कॉन्फिडेंस जरूर, ऐसा लगता जरूर है कि वो कुछ करने वाले हैं, वो कुछ करने वाले हैं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई की बुकिंग को देखकर खुद ही ऐसा लगा कि कभी भी उन्होंने इस फ्यूड को ऐसा बनाया ही नहीं कि ये मेन इवेंट के आसपास भी लगे, इवन मिड कार्ड के आसपास भी लगे। मेरी मैच रेटिंग तो भाई इसके लिए 1 ही रहने वाली है। 1 भी मैं इसको पता नहीं क्यों दे रहा हूं, मेरे को गुस्सा तो इतना आ रहा है कि मैं इसको 0 देना चाहूंगा, लेकिन फिर भी 1 मैं इसको दे रहा हूं कि चलो ठीक है, कुछ तो एफर्ट्स लगाए हैं ना। 0 तो मैं जब एलेक्सा ब्लेस एंड ईवा मरी के मैच को दे रहा हूं, तो भाई ये उतना भी घटिया नहीं है, लेकिन फिर भी 1 मैं इसको दूंगा क्योंकि इसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के कुछ भी एफर्ट्स नहीं है। और मैं ड्रू मैकिंटायर के लिए भी सैड फील कर रहा हूं कि कुछ टाइम पहले तक वो कहाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप की पिक्चर में जब थे तो इतने एफर्ट्स लगाते थे, और यहाँ पर आने के बाद भाई उनके लिए क्या सीन चल रहा है। और यहाँ पर गलती जिंदर महल और ड्रू मैकिंटायर की नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यूई की बुकिंग की है मेरे ख्याल से। और भाई आयुष तेरी रेटिंग क्या रेटिंग ये आई डोंट थिंक कि ये बोलना मतलब कोई सही तरीका है इसको डिस्क्राइब करने का, लेकिन ड्रू मैकिंटायर का जो फैन रिएक्शन है ना, वो मतलब कोविड की तरह है, वेव्स में आ रहा है। वो भी मतलब एक वेव आती है जब लोग पसंद करते हैं, फिर नीचे चली जाती है, फिर लोग कहेंगे मैकिंटायर बेकार है, फिर एकदम फिर अच्छा, फिर बेकार है, फिर अच्छा है। अब मेरे को लग रहा था कि मैकिंटायर को बहुत बढ़िया दिखाया जा रहा है जिंदर के अगेंस्ट, लेकिन अब लग रहा है भाई यही चीज़ रिपीट करी जा रहे हैं। तो मैं 0 और 1 के बीच में बैठा हूँ भाई, मैं 0.5 दूंगा इस मैच को, क्योंकि मतलब जो कुछ तो अलग करो भाई, एक स्टिपुलेशन लगा दो, और बंदे जब रिंग साइड से बैन है तो कुछ तो एटलीस्ट करो। वो मैच के बाद आए, फिर तलवार देख के डर के चले गए। अरे भाई इतना डरपोक, मतलब 3 बंदे हो तो भाई कुछ तो स्ट्रैटेजी बनाओ ना। इतने हफ्ते से तुम्हें पता है कि उस बंदे के पास स्वॉर्ड है। तो आई डोंट नो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की बुकिंग क्या है, लेकिन हम फिर कहते हैं कि जिंदर महल इज टैलेंटेड, जिंदर महल ये वो, लेकिन जिस तरीके से उनकी बुकिंग करी जा रही है, जो भी हो ब्लेम करने वाला, आई डोंट थिंक कि मैं जिंदर महल को इस पॉइंट पे बिलीवेबल मान सकता हूँ कि अब ये कुछ बंदा बड़ा कर सकता है रॉ पे। विमेंस डिवीजन का नेक्स्ट मैच आता है हमारे पास, निकी ऐश वर्सेस शार्लेट फ्लेयर वर्सेस रिया रिप्ली का, जिसके लिए मेरी एक्साइटमेंट 0 थी। लेकिन यार जिस हिसाब से इन्होंने रेसलिंग करी ना, मैं मैच में जब मैंने मैच देखना स्टार्ट किया मेरी आंखें हल्की खुली हुई थी, क्योंकि भाई सुबह सुबह एक तो बंदा वैसे ही नींद तोड़ के उठा हुआ है तो उसकी आंखें आधी खुली होती हैं। लेकिन जैसे जैसे मैच की पेस बढ़ी ना आयुष, मेरी आंखें पूरी खुलनी चालू हो गई, और इस मैच में मैं बिल्कुल भी इन्वेस्टेड नहीं था, लेकिन जिस तरीके की उन्होंने रेसलिंग दी यार, मेरा इंटरेस्ट इस मैच में बढ़ गया, और मैं सच में इंप्रेस हुआ यार तीनों सुपरस्टार्स की परफॉर्मेंस से। निकी ऐश की इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी कम जरूर थी, लेकिन यार रिया रिप्ली और शार्लेट ने सच में इसमें इंप्रेस किया। लेकिन वही है, रिजल्ट तो भाई इसमें वही था कि पर्चियाँ खोलो, जिसकी पर्ची निकल जाए वही इस मैच का रिजल्ट हो जाएगा, वही विनर हो जाएगा। शार्लेट एक बार फिर से चैंपियन बन गई। अगर मैं सीधा ही मैच रेटिंग के ऊपर आऊँ तो देखो, सिर्फ इस मैच की रेसलिंग क्वालिटी की वजह से मैं 5
में से यहाँ पर 3 स्टार देना चाहूंगा इस मैच को। बाकी ज्यादा बात करने के लिए कुछ है नहीं। हाँ, रेसलिंग की वजह से मैं सिर्फ इस मैच को अप्रिशिएट करूंगा। आयुष, तेरा इसके बारे में क्या कहना है? और मैं इतना बोलूंगा कि भाई देखो, 2 चीजों की वजह से मुझे मैच पसंद आया। पहला कि 4 मिनट का शार्लेट के लिए कोई पायरो नहीं देखने को मिला, तो हाँ थोड़ा टाइम बच गया, क्योंकि आज पायरो ही नहीं था शो में, पता नहीं क्यों नहीं था। लेकिन उसके बाद रोहित, ये बात डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि भाई मजाक के अलावा ये मैच ने थोड़ा बहुत मुझे इम्प्रेस करा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार वही होगा सेम जो हर बार होता है, और एट द एंड निक्की जीत जाएंगी। मतलब तेरी प्रिडिक्शन क्या थी? क्योंकि मैंने बोला था निक्की ऐश को ये मैच जीतना चाहिए, वो भी मतलब इस बेसिस पे कि ऐसे एक चुनना था, लेकिन शार्लेट इज सेम ओल्ड। और अब रॉ पे अगर मैं देखूं कि कौन है, तो आई थिंक WWE आस्का को वापस लाने वाली है, देन शार्लेट वर्सेस आस्का का मैच होगा। और रेटिंग की जहां तक बात है, मैं इसको 2.5 आउट ऑफ 5 दूंगा, क्योंकि एक प्रॉब्लम थी मेरी इस मैच से, और वो ये थी कि निक्की ऐश जो कि चैंपियन है, ये पॉइंट मैंने अपने रिव्यू में बोला कि आज इस समर स्लैम के शो में बियांका और निक्की दोनों चैंपियंस को बहुत वीक तरीके से बुक करा गया। आई डोंट नो व्हाई निक्की ऐश को पूरे मैच में ऐसा एक पॉइंट नहीं आया कि भाई लगे कि हाँ ये जीत सकती है मैच को, तो वो मेरे लिए एक डाउनफॉल थी। नहीं, वैसे मतलब मेरे को ये बड़ा अजीब लग रहा है कि निकी ऐश का तो ये सुपर हीरो वाला गिमिक चल रहा था। अब तक हम कह रहे थे कि सुपर हीरो है, ऑलमोस्ट सुपर हीरो, अब एकदम से अचानक से सुपर हीरो क्यों खत्म हो गई, और अब आगे इनका फ्यूचर क्या है? क्या ये सुपर हीरो वाला गिमिक यहीं पर खत्म हो जाएगा? खैर, मुझे नहीं लगता कि शार्लेट के अब क्या स्पेशल WWE करेगी शार्लेट को फिर से चैंपियन बना के। चीज़ें तो यार विमेंस डिवीजन के अंदर बोरिंग ही चलने वाली हैं। चलो उधर लेकिन वो ना, मतलब वो WWE ने बता दिया कि ये ऑलमोस्ट ही है। हाँ, इसलिए ऑलमोस्ट सही नाम दिया था, ऑलमोस्ट सुपर हीरो नहीं है, सुपर हीरो नहीं है, वो WWE ने हमको पहले ही हिंट दे दिया था। खैर, ये तो विमेंस डिवीजन की बात है, लेकिन जो सबसे तगड़ी भयानक खतरनाक चीज थी, सेथ रॉलिंस वर्सेस एज का मैच, एज की एंट्रेंस, ओ भाई यार क्या किया इन्होंने, क्या वो एज का स्पीयर कमाल कर दिया। मतलब मैं ये बोल रहा था कि रैंप अगर 2 टुकड़ों में बटी हो तो क्या इससे बेस्ट कुछ हो सकता है कि बंदा एंट्रेंस को भी 2 टुकड़ों में बांट भाई मतलब यार ये मतलब ये मैच को तो मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता। इस पॉडकास्ट के अंदर भी मैं कैसे इस मैच के अंदर जो सीक्वेंसेस थे उसको अपने शब्दों में पिरोऊं, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या ही बात कर लूं यार इस पॉडकास्ट के अंदर मैं इस मैच के बारे में। वो मतलब क्या ये बोल सकते हैं कि एज जो 50 साल की उम्र में मैचेस दे रहे हैं उतने अच्छे वो जब रिटायरमेंट से पहले, हाँ यार, वही तो एज को हमने इतना पैशनेट, इतना कमाल, इतना ज्यादा अपने मैचेस के अंदर फोकस जो ना, ये तो शायद हमने एज को पहले भी ऐसा नहीं देखा था। एज तो अब ऐसा लग रहा है कि भैया पूरी अपनी जान झोंक देते हैं। मतलब इसको मैं पॉडकास्ट के अंदर भी बयान नहीं कर सकता यार, जो कमाल की परफॉर्मेंस थी। भले ही मतलब इतनी ज्यादा, मैं सुबह जब देख रहा था मैं इतनी थकान में था, क्योंकि भाई मैंने पूरा 4:30 बजे से लगभग उठ के पूरा शो देखा था, और यहाँ तक देखने तक मेरी हालत खराब हो रही थी पूरी, इवन वीडियो बनाने तक भी। लेकिन जब ये मैच चल रहा था देख के मतलब ऐसा लग रहा था कि ये क्या ही कर रहा है भाई बंदा। और इस मैच को अगर मैं रेट करूं भाई तो 5 में से मैं इसको पूरे 5 में से 5 दूंगा। शायद अभी तक मैंने 5 में से 5 किसी को दिए नहीं है, तो भाई मेरे लिए तो ये बिल्कुल अलग ही लेवल का मैच। सायुष, तेरे हिसाब से क्या रेटिंग है इसकी? आई डोंट थिंक कि कोई भी डाउट है, मतलब अभी वो डाउट क्लियर हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे लिए मैच ऑफ द नाइट था। और मैं ये बात बोलूंगा कि भाई रोहित, ये ना मेरे को पसंद इसलिए भी आया है, और मैं भी इसको 5 आउट ऑफ 5 इस वजह से दूंगा। ये नहीं कि हाँ मैच ऑब्वियसली अच्छा था, लेकिन जो शुरू से लेके काम करा गया ना स्टोरी के ऊपर, हम जानते हैं कि यहाँ 2014 में जो सेगमेंट हुई थी उसके अराउंड ये बिल्ड करा गया, लेकिन उसके ऊपर एलिमेंट उन्होंने डाला। ये ब्रूड वाली चीज वो लेके आए, इसके पीछे भी सेंस दिखाई कि एज को अपना ईविल वाला गिमिक वापस लाना पड़ा ताकि वो रॉलिंस को और एक ये कहानी भी थी कि कैसे एज को कर्व स्टॉर्म नहीं खाना बस किसी भी तरीके से, वरना उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। वो मैच के अंदर भी स्टोरी दिखाई गई कि भाई बार बार कर्व स्टॉर्म से वो बच रहे हैं, तो काफी ज्यादा इसके अंदर डिटेल थी मैच में। और सेथ रॉलिंस के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि भाई ये बंदा फर्क ही नहीं पड़ता कि किस स्टोरी लाइन के अंदर है, एंड दैट इज वाई वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सुपरस्टार्स है पिछले कुछ सालों में मेरे, सेथ रॉलिंस की। भाई ड्रू मैकिंटायर के साथ फ्यूड, रे मिस्टीरियो के साथ फ्यूड, अब एज के साथ फ्यूड, सारी फ्यूड में सेथ रॉलिंस के जो मैचेस हुए हैं पेपर व्यूज में वो लाजवाब रहे हैं। मतलब तो आई डोंट थिंक कि सिर्फ एज को क्रेडिट जाता है, लेकिन सेथ रॉलिंस को भी हम उतना ही क्रेडिट दे रोहित तो बिल्कुल सही रहेगा। और हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द लोग जो है हमारी इस बात से एग्री करेंगे, तो बहुत जबरदस्त था स्टार्ट से लेके एंड तक। अब इंटरेस्टिंग रहेगा कि आगे रॉलिंस और एज का क्या सीन बनता है, क्योंकि आई डोंट थिंक एक रीमैच इसके अंदर होने वाला है। मेरी तो यार ऐसी जीभ लपलपा रही है कि मैं चाह रहा हूँ यार एक बार और तुम इनके बीच मैच करवा दो। मेरी अभी ना मेरा दिल भरा नहीं है अभी इनका एक
एक बार फिर से मैच कराओ, क्योंकि जितना मुझे लग रहा था मैच अच्छा होगा, इन्होंने तो पता नहीं छप्पड़ फाड़ के वो लेवल इतना पार कर दिया कि शायद ये और अभी अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकते हैं। खैर मैच होगा नहीं होगा वो तो एक अलग बात है, लेकिन गोल्डबर्ग वर्सेस बॉबी लैशली, गोल्डबर्ग ने एक्सपेक्टेशन से आयुष क्या ज़्यादा डिलीवर किया इस बार समर स्लैम में? आई थिंक इसका आंसर है हाँ भी और ना भी, क्योंकि आई डोंट नो मैच की एंडिंग क्या गोल्डबर्ग की गलती है उसके अंदर या फिर क्या, लेकिन इतना मैं ज़रूर बोलूँगा कि पिछले कुछ मैचेस जो हमने गोल्डबर्ग के देखे हैं उससे ये बेटर मैच था। आई थिंक ड्रू मैकिंटायर वाले मैच से भी बेटर था, और इसका क्रेडिट अब गोल्डबर्ग को दूं या लैशली को दूं वो मुझे नहीं पता, लेकिन ओवरऑल जो मैच देखने को मिला आई थिंक ये पिछले कुछ मैचेस से उनके बेटर था, और रिजल्ट भी क्योंकि सही था तो कोई बैकलैश भी नहीं आई फैंस की तरफ से। लेकिन जो एंडिंग थी ना रोहित, वो नहीं पसंद आई मेरे को। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि जो एंडिंग थी इस मैच की वो ऐसी थी कि वो पहले से प्लान्ड, मतलब ऐसा नहीं था कि ये कोई मतलब बॉच हुआ है यहाँ पे या गोल्डबर्ग को सच में लगी है, क्योंकि अगर सच में गोल्डबर्ग को लगी होती तो बाद में बॉबी लैशली उनको अटैक नहीं कर रहे होते, क्योंकि भाई बंदे के पहले से लगी हुई है तो फिर बॉबी लैशली अटैक थोड़ी करते, तो ये पहले से प्लान किया था। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई आने वाला है सऊदी अरेबिया का पेपर व्यू, तो भाई इसके लिए ये सारी प्लानिंग चल रही है, और वो गोल्डबर्ग का सन भी बीच में आ गया। तो एक अच्छी बात आयुष यहाँ पर WWE की थोड़ी सी अप्रिशिएट करनी पड़ेगी कि यहाँ पर गोल्डबर्ग की स्टोरी लाइन दिखाई जा रही है, वरना गोल्डबर्ग एक वन ऑफ मैच के लिए आते थे, पैसे भरे जेब में और चले जाते थे। तो चलो यहाँ पर थोड़ा सा अप्रिशिएट तो कर लो कि स्टोरी लाइन तो है कम से कम यहाँ पे। आई थिंक वो 2 मैच पर ईयर वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सऊदी वाला मैच काउंट नहीं होता है, तो इसलिए गोल्डबर्ग अब तीसरा मैच भी लड़ने वाले हैं। लेकिन अगर ये सारी चीज़ बॉबी लैशली को और ज़्यादा बढ़िया करने के लिए काम कर रही है और एक बार फिर से अगर वो गोल्डबर्ग को हरा सकते हैं तो उससे बढ़िया मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि भाई अगर बॉबी लैशली जीते जा रहे हैं और गोल्डबर्ग को एक बार फिर से वो हरा दें तो डेफिनेटली ओवरऑल उनको फ़ायदा होगा, WWE चैंपियनशिप को फ़ायदा होगा। और मैं यही बोलूँगा कि जिस तरीके से बॉबी लैशली ने हैंडल करा ना गोल्डबर्ग को रिंग में, उन्होंने भी काफ़ी मतलब कोशिश करी कि हाँ भाई बॉच नहीं होने देना, ऐसे ही मूव्स करें जो कि अच्छे से एग्जीक्यूट भी कर पाएँ। तो हद से ज़्यादा भी उन्होंने परफॉर्म करने की कोशिश नहीं करी, जितना उनकी लिमिट थी उसके अंदर वो रहे। और जो एंडिंग थी, जबकि मुझे उतनी पसंद नहीं आई, मैच की रेटिंग की मैं बात करूँ तो इसको मैं रोहित 3 आउट ऑफ 5 दूंगा। मतलब ठीक था, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बेटर भी कह सकते हैं। आप क्या कहना है इसके बारे में? वैसे अगर मैं अपनी मैच रेटिंग की बात करूं तो मैं इसको दूंगा 2.5 में से, क्योंकि वैसे मैं भी इसको 3 देना चाह रहा था, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा नीचे ही रहेगा। अगर इसमें ये मैच थोड़ा सा और लंबा खिंचता और इसकी एंडिंग होती, मतलब ऐसी एंडिंग नहीं होती जैसे रेफरी ने मैच को स्टॉप किया, मुझे पता है ये एक स्टोरी की वजह से स्टॉप किया गया है, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं तो शायद मैं इसको 3 से ऊपर भी दे सकता था। लेकिन खैर 2.5 के हिसाब से भी ये काफ़ी सही रेटिंग है, वरना गोल्डबर्ग के मैचेस की रेटिंग मेरे लिए 1 या 2 के आसपास होती है। शायद वो जो एंडिंग में हमें दिखाया गया ना कि गोल्डबर्ग की नी को इंजर करा, वो उतना मतलब बड़ा नहीं लगा कि उसकी वजह से मैच ही रोक दिया जाए। वो ऐसा लगा कि अनार बम फुस हो गया, वैसे ही कुछ वो एंडिंग लगी। खैर जो भी हुआ वो आगे स्टोरी के लिए है। लेकिन मेन इवेंट समर स्लैम का जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस का मैच, भले ही स्टार्टिंग जो थी बहुत ही स्लो पेस की थी, लेकिन जब मैच ने पेस पकड़नी चालू करी, जॉन सीना ने मारा ए टेबल के ऊपर, अनाउंसर टेबल के ऊपर सुपर ए लगाया, उस पर जो है किक आउट हो रहा। उसके बाद रोमन रेंस के 2 सुपरमैन पंच, उसके बाद उनका स्पीयर 1 2 3, जॉन सीना का जो है काम तमाम हो गया। उसके बाद द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर बेबी फेस वाले लुक के साथ, पोनी टेल, पूरा क्राउड हिल गया। भाई क्या कमाल हो गया, मतलब बहुत कुछ है डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे एक बात मेरे दिमाग में आती है कि जब बेबी फेस रोमन रेंस बिल्कुल अपनी पीक पे था तो लोग बहुत पसंद करते थे इस चीज़ को कि कैसे रोमन ने कमबैक करा, स्पीयर लगा के वो मैच जीत गया। लेकिन आज मैं थोड़ी बहुत बैकलैश देख रहा हूँ लोगों के बीच में कि ये रोमन रेंस की बुकिंग का क्या सीन चल रहा है भाई, कि एक इतने मतलब किकआउट करे पहले तो, उसके बाद एक स्पीयर में जॉन सीना को भी हरा दिया, तो क्या जॉन सीना की कोई मतलब बात ही नहीं रही। लेकिन अगर लोग पुराने टाइम से देख रहे हैं तो जॉन सीना के साथ भी एग्जैक्टली यही सेम चीज़ होती थी। मतलब जॉन सीना को जब बिल्ड करा गया तो मेरे को इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिस तरीके से रोमन रेंस की आज बुकिंग करी गई। अगर जॉन सीना एक स्पीयर से किकआउट कर भी देते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रोमन रेंस को WWE इस तरीके से बुक कर रही है रोहित की भाई ही इज़ अ गॉड। और गॉड मैं इस तरीके से नहीं बोल रहा कि मैं उनको भगवान मानता हूँ, उस वे में नहीं, कि गॉड रेसलिंग का। और उस पॉइंट पे उनको ऐसा बुक कर दो कि भाई कोई भी हरा ही नहीं सकता रोमन को। और वो उनकी इंटेंशन है दिखाने की। पूरे मैच में ट्रैश टॉकिंग करी रोमन रेंस ने और एटीट्यूड एडजस्टमेंट से किकआउट भी कर दिया। और क्या राज है भाई रोमन रेंस के। लेकिन जब ब्रॉक लेसनर के सामने आते हैं रोमन रेंस तो उनके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वो तो ऐसे थे कि भाई उनकी फट गई है, तो फिर वो क्या है।
बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ हमें तब भी देखने को मिली जब रोमन रेंस के सामने जॉन सीना मनी इन द बैंक में आए। ब्रॉक एक बड़ा नाम है, ब्रॉक के साथ हिस्ट्री है रोमन रेंस की, और जिस वे में ब्रॉक लेसनर आ जाए वो भी शायद रोमन के लिए शॉकिंग था जैसे हम फैंस के लिए था। और ऊपर से जो सबसे मेन एलिमेंट इसके अंदर है वो पॉल हेमन भी है, क्योंकि पॉल हेमन इतने समय से रोमन रेंस के स्पेशल काउंसिल हैं, और अब आउट ऑफ नो वेयर ब्रॉक लेसनर वापस आ गए तो पॉल हेमन किसकी साइड देंगे। रोमन कहीं ना कहीं शायद ये भी सोच रहे हैं कि क्या ये सब पॉल हेमन का प्लान है। तो आई थिंक उस पॉइंट पे रोमन रेंस कंफ्यूज थे, और फिर जो ब्रॉक लेसनर ने उसके बाद करा कहीं ना कहीं ये भी इशारा दे रहा है कि क्या ब्रॉक लेसनर ने रोमन को इसलिए जाने दिया क्योंकि उनको कोई अभी लेना देना नहीं है रोमन से। जहाँ तक मतलब ये पॉल हेमन के लिए थोड़ा सा वैसा मामला हो जाएगा। मतलब वो चिल्ला भी तो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जब ब्रॉक लेसनर बढ़ रहे थे रोमन रेंस की तरफ तो ऐसा लग रहा था कि पॉल हेमन इस चीज़ को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के बीच अभी कुछ हो ना, इनके बीच पंगे ना हो, क्योंकि पॉल हेमन इस बात को समझते हैं कि रोमन रेंस भी खतरनाक आदमी है और ब्रॉक लेसनर भी खतरनाक आदमी है, और ये दोनों कहीं आपस में भी भिड़ ना जाएं। और क्या आयुष ये बात कंफर्म ही है कि रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का मैच होगा ही होगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए? आई थिंक ये एक टीज है, और अब ये नहीं कह सकते एक्सट्रीम रूल्स में होगा, क्योंकि आई थिंक वो एक छोटा पेपर व्यू है इतने बड़े मैच के लिए। बाकी WWE कुछ भी कर सकती है, क्राउन जूल में पेपर व्यू हो सकता है। आई थिंक ये अभी बस टीज करा गया है, और अगर मैच होना होता तो सीधा ब्रॉक भाई जाके एक F5 लगा देते, रोमन को भी पॉल हेमन को भी मे बी। लेकिन ये एक टीज करा गया है, मैच डाउन द लाइन हमें देखने को मिलेगा। मेरी प्रिडिक्शन ये रहेगी कि एक्सट्रीम रूल्स में बैलर का मैच होगा रोमन के साथ, जो कि कहीं ना कहीं पेंडिंग है, और ब्रॉक लेसनर को तब तक WWE यूज करना चाहती है तो और किसी स्टोरी लाइन में कर सकती है, नहीं तो भाई वेट करवा सकते हैं वो बाद में। अच्छा, वैसे हमने अभी तक रोमन रेंस और जॉन सीना की मैच रेटिंग की बात नहीं करी, तो कितने स्टार इस मैच के लिए? मैच को मैं, क्योंकि मैंने रॉलिंस और एज को 5 आउट ऑफ 5 दिया था और वो मेरा मैच ऑफ द नाइट है, तो इसको मैं 4.5 आउट ऑफ 5 दूंगा, क्योंकि ओवरऑल ये रेसलिंग आई थिंक इट वाज ग्रेट। क्योंकि फिर से हम वही बात कर रहे हैं रोहित की ये रेसलिंग पे सब कुछ फोकस नहीं है, ये बुकिंग पे है, स्टोरी लाइन पे है, और जो इंटरेस्ट था मैच में उसके अकॉर्डिंग है। और जैसा कि मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो आई थिंक 4.5 होगी मेरी रेटिंग। एग्जैक्टली, मेरी भी जो रेटिंग है वो 4.5 रहेगी। और आई होप गाइज इस पूरे पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपको आइडिया लगा होगा कि कैसे हम अपनी वीडियो से डिफरेंट पॉडकास्ट के अंदर बात कर रहे हैं। मैच रेटिंग के बारे में हम लोगों ने बात करी। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। लंबा जरूर था लेकिन डिटेल में आपको, क्योंकि आप हार्डकोर रेसलिंग फैंस हो तो मजा आपको जरूर आएगा सुनने में। तो गाइज अगर आप जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हमको सुन रहे हो वहां पर आप लोग हमको फॉलो जरूर कर लेना। स्पॉटिफाई के ऊपर, गूगल पॉडकास्ट के ऊपर, जियो सावन के ऊपर, गाना के ऊपर, या फिर आप एप्पल पॉडकास्ट के ऊपर सुन रहे हो। बाकी हम लोग आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के एपिसोड के अंदर। तब तक आप लोग जिंदगी के मजे लो, खुश रहो, और कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, जरा बच के रहो। और हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर एंड अपना ध्यान रखो।